लाइव है ना मैम। सुप्रभात दोस्तों। आप सबका स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस में। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने यार दोस्तों को जल्दी जल्दी आते रहिए, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए अपने इस क्वेश्चन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से उन टॉपिक को भी हम कवर करेंगे जो टॉपिक विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आप लोग अपने यार दोस्तों को इसमें ज्वाइन कीजिए। द स्मार्ट विजन क्लासेस में सारी कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। आपको इतने ऐसे में आपको पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरा मैथ्स, पूरा साइंस, पूरा बाल विज्ञान, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जा रही हैं। आइए अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। जिंदगी यूं भी गुजारी जा सकती है, जिंदगी यूं भी गुजारी जा सकती है, हार के फिर भी जीता जा सकता है। तो इसलिए हार नहीं मानना है। हर रात के बाद सुबह तो आती ही आती है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पे विचार करना है। कथन कारण का सवाल है। कथन कारण के सवाल में आपसे बताया मैंने कि कथन कारण के जो सवाल हैं उसमें क्या करना है। कथन कारण के सवाल में हमें दोनों कथन पहले पढ़ने हैं, फिर उसके बाद इस क्योंकि और इसलिए लगाकर उसकी सत्यता की जांच करनी है। और पॉलिटी एक ऐसा विषय है, एक गणितीय विषय है, गणित का विषय है। इसमें एक 2+2 4 होगा ही होगा, ऐसे सारे सिद्धांत बनाए गए हैं। ठीक, तो इसमें कथन कारण में क्या कहा गया है। कथन क्या कहता है, संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताइए, जो अभी 106वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? वो महिला आरक्षण से संबंधित था। तो अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता तो है ही है। ये तो वर्तमान परिदृश्य से भी परिलक्षित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बात तो हमारी आवश्यकता नहीं है, मतलब ये बात हमारी गलत है। ठीक, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर भी, जितनी सीटें, नंबर ऑफ सीटों की बात कर रही है, चुनाव लड़ रहे हैं, उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतंत, मतलब 33% करने का उनको। अभी देखिए, आप अगर कांग्रेस की लेंगे, ठीक, कांग्रेस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि वह 33% आरक्षण अपनी सीटों में महिलाओं को देंगे। भाजपा ने भी ये डिसाइड किया, कि वो कई राज्यों में 50% तक आरक्षण देने की बात उन्होंने अपने इसमें किया है। ठीक, और आरजेडी ने और जनता दल यूनाइटेड ने भी इन सब बातों को, अब कि महिलाओं को हम आरक्षण देने की बात, इन्होंने अपने अपने उसमें अधियाचन और अपने नोटिफिकेशन जारी करके तो नहीं लगाया है, लेकिन उन्होंने अंदर से जो इनकी पॉलिसीज चलती है उसमें इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। तो राजनीतिक पार्टियां ये कर सकती हैं, इसके लिए उनको किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनको एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना निकालने की आवश्यकता बस होती है। तो ये कथन, ये हमारा जो कारण है, आर सही है और ए गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए भारत के संविधान में कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। अपने कमेंट्स देते रहिए आप लोग। भारत के संविधान के संदर्भ में बताना है हमें कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी।
राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में बात कही जा रही है, तो कौन सा कथन सही होगा, कौन सा गलत होगा, बताना है। ठीक, डी डी जवाब आ रहा है। डी डी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आप लोग आते रहिए। डी जवाब दिया जा रहा है, किसी ने बी जवाब दिया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक गणतंत्रात्मक पद है। तो वो क्या करेगा, वो किसी भी, जैसे आपातकाल की स्थिति में एकात्मक झुकाव जब भी होगा संविधान का, तो राष्ट्रपति की शक्ति मजबूत हो जाएगी। और जब राष्ट्रपति की शक्ति मजबूत हो जाएगी, अगर वो संसद का सदस्य होगा, तो पार्टी विशेष के दर्जे के साथ उस पर प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसीलिए वो संसद का ऐसा सदस्य नहीं होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 59 कहता है इस बात को। ठीक, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संसद संसद किससे मिलकर बनेगी? संसद के निर्माण की, संसद के गठन की जो बात की जा रही है, गठन की जो बात की जा रही है, वो हमारे 79 में बात कही गई है, अनुच्छेद 79 में इसकी बात की गई है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इस ये भी कथन हमारा सही है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हैं। ठीक, अगला सवाल बताइए। ये क्या लिखा हुआ? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धन के लिए उन सभी को व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के ने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स, मतलब वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है? वो क्या है? ठीक ठीक, कई लोग का जवाब आ रहा है बी, बी बी जवाब आ रहा है। ठीक है, क्या है? 26 नवंबर 1949। यहाँ पे हमें बताना है कि संविधान सभा द्वारा आज इतनी तारीख, यहाँ पे ये तारीख लिखी हुई थी 26 नवंबर 1949। संविधान पूर्णतः लागू होने की अगर तिथि कहेगा, संविधान पूर्णतः लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। ठीक, अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बताएगा, संविधान हमारा लागू हुआ इस तारीख को, तो ये जो 15 अगस्त की तारीख है, 15 अगस्त, 15 अगस्त से 26 जनवरी तक, 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन किस आधार पे चलता था? शासन शासन का आधार क्या था? शासन का आधार क्या था? किस समय किस आधार पे शासन चलता था? उस समय चलता था भारत शासन अधिनियम, उसके कई सारे शासन थे। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1950।
1945 के द्वारा शासन चलता था, जिसके कई प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलते थे, वहां से लिए गए थे। और यहाँ पे हमारे कई सारे अनुच्छेद लागू हो गए थे, कम से कम 16 अनुच्छेद जो थे। 16 अनुच्छेदों में 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? 16 अनुच्छेदों में आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 ये 11 तक, फिर आर्टिकल 393, फिर एकात्मक शक्ति के लगभग 4 आर्टिकल, ठीक। फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, ठीक। ऐसे कर करके 16 अनुच्छेदों को उसी दिन से लागू कर दिया गया था। हाँ हाँ, कईयों ने सही जवाब दिया है। ठीक ठीक, इस सवाल का जवाब दीजिए। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून प्रावधान, ये तो पर डे की क्लासेस में एक सवाल आ गया है। दल बदल से संबंधित पर डे एक सवाल आ रहा है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन जो आया हमारे पास, संविधान संशोधन आया कब आया? वो 1985 में आया। इस समय सरकार किसकी थी, कोई बताएगा? इस समय सरकार किसकी थी? इस समय सरकार थी राजीव गांधी जी की। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक। और एक काम और किया गया था, क्या किया गया था वह संशोधन बताइए। राजीव जी, एक बार सवाल आया है कि राजीव जी की गवर्नमेंट में एक सवाल ये आया है कि कब जो मतदान की जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष की कर दी गई थी, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? कौन सा वह संविधान संशोधन था, ये सवाल आता है। और दूसरा ये आता है कि गवर्नमेंट किसकी थी, तो उसका जवाब है राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, ठीक। हाँ, संतोष यादव सही बता रहे हैं, ठीक, वेरी गुड। 10वीं अनुसूची, ठीक ठीक। इस सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? देखिए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को नहीं, ठीक। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, सी सही होगा। यह इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात करेंगे अगर हम, इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात अगर हम करेंगे तो इससे संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। ये किससे बात करते हैं? ये अल्पसंख्यकों के अधिकार और शिक्षण संस्थान। लेकिन अब अगर हमें ये बताया जाता है कि परिभाषित किया गया है कि नहीं, परिभाषित शब्द जो है अगर लिखा जाए कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द जो है, अल्पसंख्यक शब्द जो है वह परिभाषित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा नहीं परिभाषित किया गया है। और मुख्यतः संविधान में अगर आप देखेंगे कि किसी शब्द को परिभाषित करने की बात की जाएगी तो संविधान में किसी शब्द को बहुत विशेषता के साथ परिभाषित नहीं किया गया है। लगभग 99% केसेस में यही है, ठीक। 1% केस में एक शब्द को बस परिभाषित किया गया है, वो कभी आएगा तो हम इसमें आपको बताएंगे। राज्य को कई बार परिभाषित कर दिया कि राज्य किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, और समय समय पर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं आती रहती है। तो संविधान में अगर किसी शब्द को आ जाए कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित है, या कोई भी शब्द आ जाए परिभाषित है, तो वहां पर उसका उत्तर होगा नहीं परिभाषित है, ठीक। आइए, हाँ गौतम, गुड मॉर्निंग। ठीक, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपकरण किया जा सकता है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपकरण किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कोई अगर संशोधन लाना है तो
कोई किसी संशोधन को लाने का प्रोसेस क्या, व्हाट इज द प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है कि वो संशोधन आएगा कैसे, सवाल ये कह रहा है वो उस संशोधन को संविधान में लाया कैसे जाएगा, उस प्रोसेस को बताना है। ठीक, देखिए प्रोसेस ये है, किसी भी अगर संविधान संशोधन को लाना है तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा में भी एवं राज्यसभा में भी, उसमें से कहीं पे भी उस संविधान संशोधन को लाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक, तो ये है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। राज्य विधानमंडल का संविधान से संशोधन से संबंधित में कोई भी संदर्भ नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति क्या करता है किसी संविधान संशोधन पे, अपनी अंतिम मोहर लगाता है जब दोनों सदनों से वो पारित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही बताना है, तो हमारा 1 और 2 सही है। ठीक, 7 नंबर सवाल बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? 7 का टी बता रहे हैं। ठीक, सही है। देखिए, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने जाने का क्या उद्देश्य था? अब देखिए, हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे हैं? भाग 4 में है, अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक, अब बात करता है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, राजनीतिक प्रजातंत्र को संविधान में स्थापित करने के लिए क्या उल्लेख किया गया? देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात की गई है। जब 3 न्याय की बात की गई है, जो हमारे यहाँ न्याय की जो बात की गई है, प्रस्तावना में भी न्याय की जो तीन तीन शब्द दिए हुए हैं, एक में सामाजिक दिया हुआ है, एक में आर्थिक दिया हुआ है, एक में राजनीतिक दिया हुआ है। तो इन तीनों के आधारों को संविधान में कहीं तो परिलक्षित किया गया होगा। अगर देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई, वहां पे इस चीज को डाला गया। लेकिन राजनीतिक प्रजातंत्र, राजनीतिक अधिकार को स्थापित करने के लिए, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए इसका उल्लेख कहां पे है? हमारे फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, फंडामेंटल क्या है? एक राजनीतिक अधिकार स्थापित करने के लिए नागरिकों के लिए प्रदान किए गए इस बात। तो यहाँ पे ये क्या है, जब राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए बात कहेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, हाँ भाई यहाँ ये भी डीपीएसपी है। ठीक है, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, हाँ ये भी है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए ये सबसे प्रबल उत्तर है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल बताना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में संदर्भित है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में है।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित और सुरक्षा को संवर्धित के लिए कौन कौन सा है? सबसे पहले ये हमें बताना है कि आर्टिकल 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? लोक सहायता, काम काज की सहायता या लोक सहायता से संबंधित बातें कहता है, लोक सहायता। ठीक, ठीक है। 48 क्या कहता है? 43 क्या कहता है? जवाब नहीं आया किसी का, इसमें जवाब नहीं आया, जवाब दीजिए। किसी का जवाब नहीं आया इस पे। अच्छा ठीक है, फास्ट कर देते हैं। ये क्या कहता है? ये उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित है, ये उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित है, उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित है। ठीक। और ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कौन सा है? 51 है। ठीक, पास कर दे रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में परिलक्षित होता है, 9वीं अनुसूची में क्या परिलक्षित होता है? 9वीं अनुसूची में क्या परिलक्षित होता है? ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। ठीक, किससे संबंधित है ये भूमि, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते रहेंगे तो फिर स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। ठीक, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पे अध्यादेश बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? जब किसी चुनावी सत्र में ऐसा हुआ क्या, ये 2002 की इस स्टोरी को एक मिनट के लिए जान लीजिए। हुआ क्या कि चुनावी सुधार से संबंधित कुछ कुछ अध्यादेश, कुछ अधिसूचना, हाँ, राष्ट्रपति के पास भेजी गई और वह राष्ट्रपति ने पुनः उसको पब्लिकली कर दिया। संसद ने उसको 2 बार भेजा उसके पास। तो राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार की शक्ति है। जब सदन नहीं चल रहा था तो उसने क्या किया, जब भी अध्यादेश जारी करने की बात किया जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की। ये तब की बात है जब चुनाव से संबंधित सुधार करने थे, अटल जी की सरकार थी, वहां पे इन्होंने सदन चल नहीं रहा था और चुनाव संबंधी सुधारों की बात नोटिफिकेशन जारी करना था, तो उन्होंने ये अध्यादेश जारी किया था। ठीक, गुजरात विधानसभा चुनाव में वर्ष 2002 में स्थापित आयोग के निर्णय में विधि मान्यता पे उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। भारतीय संविधान में किस आधार पे? देखिए, ये ये पूरी बात जो है, इस पूरी बात का मतलब ये है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने की शक्ति की बात कर रहा है, परामर्श मांगने की शक्ति की बात कर रहा है। ये किस में हो जाएगा? 143 में हो जाएगा। ठीक, आगे बताना है। हाँ, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण से और आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक अशांति। अब यहाँ पे ये शब्द कौन सा आ गया है? सशस्त्र विद्रोह आ गया, सशस्त्र विद्रोह आ गया है शब्द। ठीक, बताइए इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आया, किसी का जवाब नहीं आया।
देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में, देखिए आपातकाल में हमारे पास कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 52 है, 56 है और 60 है। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी, या इसको सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति भी कहा जा सकता है। यह आंतरिक अशांति है गड़बड़ी की जगह। तो ये किसमें है? 355 है। 325 में क्या है? मतदाता अधिकार, मताधिकार है, मताधिकार है। ठीक, मताधिकार। अगला सवाल बताइए। 315 में क्या है? उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय की बात करता है, हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। ठीक है। और 275 किसकी बात करता है? 275 किसकी बात करता है? राज्यों को संघ के अनुदान, ये क्या करता है? ये करों की बात करता है, अनुदान की बात करता है, अनुदान की बात करता है, अनुदान की बात करता है। केंद्र द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं उससे संबंधित है। ठीक, 13 नंबर बताना है। 355 एकदम सही है। तेरह नंबर बताइए। देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए। संघ राज्य संबंधों के लिए संघ राज्य संवर्तों के भारतीय राज्यों का संघ होगा तथा संघों से में अधिक शक्ति होगी, ये कहां से लिया गया है? ये हमारे कनाडा से लिया गया है। ठीक, और संघ राज्य संबंध ये कहां से लिए गए हैं? ये संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का पांचवा और सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक, 3 5 1 2, हाँ सही है। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन में कौन सा राज्यों में निर्वाचन होने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ये बताना है। देखिए राज्यों को पुनर्संगठन के लिए इसमें 2 बार संशोधन किए। एक 7वां में किया गया 1956 में, और 31वां संविधान संशोधन किया गया। ये 2 संशोधन किए गए थे पुनर्गठन के लिए कि सीटों की संख्या के आवंटन से संबंधित इसमें संशोधन किए गए थे। ठीक, हाँ 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, 14 का डी बता रहे संतोष यादव, नहीं गलत है। हाँ, ये 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक, राज्यों के पुनर्गठन के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पे होगा? ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुसूचियों में कौन सा एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र के ब्यौरे से संबंधित है? देखिए राज्यों के नाम और सूची और उनके राज्य क्षेत्र में ब्यौरे से संबंधित है। हमारी कौन सी है? पहली। दूसरी किससे किससे संबंधित है? उनके, देखिए सूचियों से सवाल कई बार आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सूचियों से जब भी सवाल आते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक, ठीक है ना। देखिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए दूसरी अनुसूची किससे है? दूसरा आ जाए। ठीक, तो इसमें सेकंड आया, तो याद करने की क्या ट्रिक है? इसमें याद करिए भत्ते। भत्ते में कौन सा, कितने शब्द है? 2। तीसरे में क्या है? तीसरे में है, ये तीसरा है तो मतलब शपथ। कितने शब्द है? 3। तो तीसरे में शपथ है, दूसरे में भत्ते हैं। तो भत्ता, भ में 2 शब्द, तो दूसरी, तीसरे में 3 शब्द, शपथ। ठीक, तो ऐसे ट्रिक बना के अनुसूचियों से
याद करने। हाँ सही है, सही है। तो हर एक चीज का ट्रिक ट्रिक बनाएंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे सूचियों से अक्सर सवाल आते हैं तो गलत हो जाते हैं। अगला बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यदि ऐसा संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है। कथन सही है कि गलत है, ये बताना है हमें। बताइए। सोलह का बी बता रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल शब्द आ गया तो मतलब यहाँ पे आंखें हमारी चौंधिया जानी चाहिए कि नहीं केवल है, कुछ लोचा है। केवल लोकसभा में एक विधेयक पुनर्स्थापित प्रारंभ किया जा सकता है, नहीं, दोनों सदनों में कहीं भी प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, ये बात गलत हो गई। यदि ऐसा संविधान संशोधन संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाएगा। सभी नहीं होगा, सभी नहीं होगा। कितना होगा? सभी की जगह होगा, सभी की जगह होगा 25% राज्य, 25% राज्य जो होंगे वो अनुसमर्थन कर देंगे, तो वो विधेयक जो उनसे संघीय चरित्र से संबंधित है वो पारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ना ए ना बी। ठीक, डी ऑप्शन किसी जिसने बताया एकदम सही, उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है। निम्नलिखित में से किस निकायों का संविधान संशोधन में उल्लेख नहीं किया गया है? संविधान संशोधन में उल्लेख नहीं किया गया है। किन निकायों का संविधान संशोधन में उल्लेख नहीं किया गया, बताना है, जल्दी बताइए। किसी का जवाब नहीं आया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक, इसका भी उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। योजना आयोग, ये भी एक, ये सब क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद कब आया? 1992 में आया, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये सारी इन का उल्लेख संविधान में नहीं है, इन तीनों का उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक, अगला बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इन कथनों के आधार पर उत्तरों का चुनाव कीजिए। विचार करना है, कथन सही है। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है, नहीं, दोनों अलग अलग अंग थे। ठीक, ये तो ये हमारा गलत हो गया। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। हाँ, समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक, समवर्ती सूची है। आर्थिक और सामाजिक सुधार से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारी समवर्ती सूची में हैं। ये बात हमारी सही है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो बात समवर्ती सूची में जो वर्तमान में जो बात है
उस समय तो 52 विषय थे, अब शायद विषयों की संख्या घट के 48 हो गई है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उस समय 52 विषय थे, अभी भी शायद 52 ही विषय हैं, एक बार देख लीजिएगा। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास, पंचायतों के आखिरी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास न्याय को योजना बनाने के लिए कार्यभार देना चाहिए। ये पंचायतों के विकास से संबंधित है। पंचायतों का विकास की बात कर रहा हूँ, वहां का विकास किया जाना चाहिए। किसमें है? हमारे आर्टिकल 40 में इसकी बात की गई। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 और 3 हो जाएगा। हाँ, ठीक है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय की बात की गई। आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात मैंने कक्षा प्रारंभ होते ही बताई थी। तो किसमें किया गया है? भारत के उद्देशिका में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। उद्देशिका में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक और एक मतलब अगर क्या कहते हैं, अगर हम कहेंगे नीति निर्देशक तत्व क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ हमारे पास एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई ना, तो कल्याणकारी राज्य के ही अंदर आर्थिक न्याय की भी बात की जाएगी। ठीक, अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विधेयक उपबंध, दल बदल से संबंधित सवाल है। ये मैंने 2 से 3 बार बता चुका हूँ। 52वां संविधान संशोधन और कौन सी 10वीं अनुसूची किसमें डाला गया था? दल बदल को 52वें संविधान संशोधन में 1985 में। किसकी सरकार? राजीव गांधी जी की सरकार। ठीक, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित का उल्लेख कहाँ गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना संविधान में कहाँ उल्लेखित किया गया है? इस बात को कहाँ किया गया है? उद्देशिका में नहीं किया गया है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत और तत्वों में किया गया। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 51 में किया गया। क्या कहा गया है? 2 राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करना, 2 राष्ट्रों में समन्वय स्थापित करना, किसी संधि को लागू करने के लिए राष्ट्र का उसके प्रति समर्पित रहना, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षाओं को बनाए रखना, इसकी बात की गई है। ठीक, मौलिक कर्तव्य में नहीं की गई है, 9वीं अनुसूची में नहीं की गई है। 22वां नंबर क्या कहता है? भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंधों में कौन सा सही है? 5वीं और 6वीं के संबंध में कौन सा, 5वीं और 6वीं अनुसूची के संबंध में बताना है हमें। हम्म 5वीं और 6वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? कि 5वीं अनुसूची क्या कहती है? 5वीं कहती है आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ट्रिक याद करने की क्या है? ठीक, आमत्री, ट्रिक है 5वीं में। इससे अतिरिक्त 5वीं में क्या गया? इससे अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संरक्षण से संबंधित है। और 6वीं में क्या किया गया? आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से संबंधित बात की गई। तो क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित ए हो जाएगा। ठीक, हमें ऑब्जेक्टिव सवाल में देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल जब भी हमें सॉल्व करना है तो हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, एक 3 कॉलम बनाने होते हैं। जब भी आप कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर आपके गलत हो रहे हैं, हाँ, तो देखिए उसमें 3 कॉलम बनाइए अगर आपको एनालिसिस करना है कि गलती कहाँ हो रही है। पहला कॉलम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ आंसर करेक्ट, और तीसरा कॉलम जो होगा नंबर ऑफ आंसर जो हमने कॉमन सेंस से दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा नहीं है। ऐसे सवालों की लिस्ट बनानी है और वो टॉपिक कौन कौन से, यहीं पे क्या हो जाएगा? वो टॉपिक, बस आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, वो टॉपिक लिखिए, और गलत है कि सही है उस बात का पता लगाइए, और फिर उस टॉपिक को जाके फिर से पढ़िए, और फिर वो क्वेश्चन फिर से लगाइए, और फिर देखिए फिर क्या होता है। फिर कॉमन सेंस काम में आता है कि आपका पढ़ा हुआ काम में आता है। और हमेशा वरीयता किसको देनी है? पढ़े हुए को वरीयता देनी है इन कंपैरिजन टू
कॉमन सेंस। ठीक, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन फॉर एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में कस्टोडियम है? ये अभिरक्षक मतलब उसकी रक्षा करता है। 23 नंबर सवाल बताइए, किसको कस्टोडियम प्राप्त है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में कस्टोडियम किसको प्राप्त है? भारत का पता नहीं, कोई कह रहा है कि ये देखिए ये ए बी, पता नहीं कोई भारत लोकसभा सचिवालय, ये कैसे, ये तो एकदम होगा ही नहीं। आप राष्ट्रपति कहते तो 1 मिनट के लिए मानते भी। ठीक, भारत की सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा गया है? ये होगा अंतिम व्याख्याकर्ता, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता। अंतिम व्याख्याकर्ता ही बता पाएगा कि संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। किसी के अधिकार की रक्षा करनी है तो वो सीधा वहां जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में से माना जाता है? विधि के शासन से संबंधित प्रमुख लक्षण में माना जाता है। बीस लोग लाइव हैं, लाइक कम हैं, लाइक करिए आप लोग सेशन को। हाँ, ऑप्शन मिस्टेक था, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो आपको ये आगे पीछे हो गया था ना, आपको आपको यही जवाब देना चाहिए था ना, डी कहना चाहिए था, सी कहा था। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के लिए प्रमुख लक्षणों में से माना गया है? विधि के शासन से संबंधित। विधि के शासन से संबंधित बताना है हमें। बी कह रहे हैं, ठीक है। शक्तियों का परिसीमन, शक्तियों का परिसीमन का मतलब होता है जहां पे भी परिसीमन आ जाए। परिसीमन मतलब शक्तियों के बंटवारे से संबंधित बात की जा रही है। परिसीमन मतलब कि सीटों का बंटवारा। परिसीमन मतलब अगर शक्ति आ जाए तो शक्तियों के बंटवारा। परिसीमन आ जाए, केंद्र का परिसीमन मतलब कि सीटों के संरक्षण, और क्षेत्र विशेष में परिसीमन की क्षेत्रों का वर्गीकरण करके बताना उसे। विधि के शासन का सिद्धांत कहता है कि कानून के समक्ष सबकी समानता हो, कानून का सबका समान संरक्षण करे, सभी लोगों में एक समानता का विचार आए। विधि के समक्ष क्षमता और सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये अकाउंटेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है ना, ये क्या बात करता है? स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार की बात करता है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार की बात करता है। बी जिसने दिया है बहुत सही जवाब दिया है। निजता के अधिकार से संबंधित बताना है, निजता के अधिकार से संबंधित। देखिए, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत अधिकार, देखिए निजता के अधिकार से संबंधित दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 19 भी है, अनुच्छेद 21 भी है, लेकिन वरीयता हमेशा 21 को देंगे। ठीक है ना, वरीयता हमेशा 21 को देंगे। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई है, उसकी स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और न्यायिक पूर्वावलोकन से परे किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायिक पूर्वावलोकन के परे कहा है, और भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय ने
अभी खंडित कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही और गलत है, ये बताना है हमें, बताइए। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया है। प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है, ठीक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो, किसी की भी नियुक्ति हो, वो न्यायिक पुनरावलोकन के खिलाफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। न्यायिक पुनरावलोकन कभी भी किसी को भी रखा जा सकता है, ठीक। सबको न्यायिक पुनरावलोकन के खिलाफ कोई नहीं है। बस क्या है, भारत में एक बात कही गई है, जो 9वीं सूची में 24 अप्रैल 1973 से पहले विषय डाले थे, उसका न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती है कब, जब वो मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करेंगे, तब किया जा सकता है उसका भी। लेकिन इसके बाद से कोई भी अगर चीज संविधान में डाली गई है तो उसका न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हमारी गलत हो गई। भारत के संविधान में 99वां संविधान संशोधन कब आया? ये आया 2014 में आया। ये बात कर रहा है कि जैसे अखिल भारतीय सेवा है, वैसे ही न्यायिक सेवा बताने की बात की जा रही थी, तो उसको न्यायालय की स्वतंत्रता को खंडित करने के लिए उसको निरस्त कर दिया। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक, बी होगा उसका ऑप्शन। 27 नंबर बताइए। ये सवाल जो बताएगा उस और लॉजिक के साथ जो बताएगा, उसका पॉलिटी में कॉन्सेप्ट 90% से अच्छा होगा। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाने का प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अस्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि लोकसभा में कितने सदस्यों का प्रस्तावक होना चाहिए? देखिए लोकसभा में हमारी लोकसभा में 100 प्रस्तावक और राज्यसभा में 50 प्रस्तावकों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तब लोकसभा स्पीकर उस बात को स्वीकार करेगा, ठीक। तो ये बात हमारी गलत हो गई। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है, क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। भारत का संविधान में मैंने क्या कहा था, परिभाषित शब्द आ जाए तो परिभाषित तो किसी चीज को नहीं किया गया, तो ये हमारा गलत हो गया। अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन समय समय पे न्यायालय द्वारा दी जाने वाली व्याख्याओं से यह स्पष्ट होता है कि जब वो संविधान के उल्लंघन की बात करेंगे, जब वो संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन की बात करेंगे, तो वहां पे उनका अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिलक्षित किया जाएगा, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर के महाभियोग की प्रक्रिया का ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा किया जाता है। यस,
इसी के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया जब चलाई जाती है उससे पहले न्यायाधीश जांच अधिनियम के द्वारा किया जाता है कि ये वाकई वो अगर वो अक्षम पाए जाते हैं वो न्यायाधीश, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन पे दबाव बनाया जाता है कि वो अपना न्याय का पद छोड़ दें। ठीक है, जो अभी हमारे एक हालिया जिनके यहाँ संपत्ति काफी ज्यादा मिली थी, उनको न्याय की इसी जांच के तहत उन पे जांच चलाई गई थी और उसके बाद उन पे महाभियोग लाने की बात की गई थी, जो कि प्रक्रिया बीच में ही समाप्त हो गई। ठीक, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लाया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित किया जाता है कि यह प्रस्ताव सदन के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन के उपस्थित कुल मतदान करने वालों का कम से कम 2/3। ये बात कर रहा है विशेष बहुमत की बात कर रहा है, ये विशेष बहुमत की बात कर रहा है। विशेष बहुमत में भी उपस्थित और मतदान करने के 2/3 की बात कर रहा है। सबसे कठिन बहुमत है तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा सही है, मतलब सी हमारा सही है। ठीक, अगला सवाल बताइए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के निजी पक्षकारों को अंतःकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 28 नंबर सवाल बताइए। 28 नंबर। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है कि सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद ही बनाना है। तो अपना रास्ता खुद बनाइए। ये कठिन सवाल अगर आपने सही किया है तो फिर बड़ी अच्छी बात है। किसी और का बताइए, बताइए सर, जल्दी बताइए, इसका जवाब बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमियों का खनन निजी पक्षकारों के अंतःकरण अकृत शून्य घोषित किया जा सकता है? थ्री एम 9M। ठीक 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 है। देखिए, उनके अधिकार को सुरक्षित, जनजातियों के अधिकार को, भूमि को सुरक्षित, जनजातियों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास 5वीं अनुसूची है। उनके अधिकारों को जन आदिवासियों के कल्याण के लिए, मतलब 5वीं अनुसूची का मतलब आप ऐसे समझ जाइए कि ये जो हमारी आदिवासी जनजाति है, आदिवासी जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति जो है उनके लिए, हाँ, कल्याण की बात हमारे 5वीं अनुसूची में कि उनकी स्वतंत्रता को कोई खंडित ना कर सके। ठीक, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतःविष्ट प्रतिषेध और तथा निबंध अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंधित और निर्बंध कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक अर्थ है? 29 नंबर सवाल बताइए। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना है, सामान्य विधियों में, मतलब कि ऑर्डिनरी कानून के अंतर्गत, ऑर्डिनरी प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 142, ये अनुच्छेद 142 पूछना चाह रहा है आपसे
यहाँ पे 142 आपसे पूछना चाह रहा है, तो 142 का प्रावधान ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उसका अर्थ है। 142 का अर्थ आपको बताना है। तो 142 क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग संसद द्वारा निर्धारित विधियों के लिए बाध्य नहीं है। ये क्या है? यह न्यायालय की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके प्रति तीनों इकाइयां, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी विधायिका, तीनों स्पष्ट रूप से स्वतंत्र हैं अपने अपने में। ठीक, ये उसकी बात करता है। ये 142 को सरल शब्दों में पूछने की बात कर रहा है। ठीक है, अपना अपना जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। साइड में ही था मैं। हम्म। 30 नंबर बताइए। किसी का जवाब नहीं आया इसमें। देखिए, संविधान के संदर्भ में इसको तो मैंने अभी बताया है। केंद्रीय विधियों को सांवैधिक रूप में अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं है। ये हाई कोर्ट को कह रहा है। केंद्रीय विधियों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए हाई कोर्ट को है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नहीं उठाया जा सकता, हर विधि के पे प्रश्न उठाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, कौन सी सरकार को आप संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कहेंगे? ठीक है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की बात कर रहा है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या संसद में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है? नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये कह रहा है कार्यपालिका और विधायिका की डिपेंडेंसी की बात कर रहा है। ये बात सही है। अकाउंटेबल है हमारी गवर्नमेंट। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती, नहीं हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, हटाई जा सकती है। ठीक, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को घोषित करता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बतानी है। ये सवाल तो आप सबसे सही होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, अनुच्छेद कब से? 36 से 51। ठीक, 33 नंबर बताइए।
भारतीय संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये क्या बात कर रहा है? सही कथन बताना है। ठीक। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था करता है। बताइए। किसी का जवाब नहीं आया। गुड मॉर्निंग। देखिए क्या कह रहा है। क्या भारतीय संविधान में संघवाद, पंथनिरपेक्ष मूल संघवाद और पंथनिरपेक्ष ये दोनों तो मूल ढांचा घोषित किया गया 1976 के केशवानंद भारतीवाद के नवाचार के माध्यम से। समय समय पे 22 चीजों को इन्होंने वर्तमान में मूल ढांचा घोषित किया है। लेकिन मूल ढांचा को परिभाषित किया गया है। ये यहाँ पे बात कर रहा है मूल ढांचे को परिभाषित करने की बात कर रहा है। मूल ढांचे को कहाँ परिभाषित किया? मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था स्वतंत्रता से मतलब नहीं है, उसको कानून से मतलब है, उनको उन विधियों से मतलब है, उस कानून से मतलब है। अगर कोई कानून संसद बनाती है जिसमें नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की बात की गई है तो उस कानून का न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाएगा। और किसी व्यक्ति विशेष कोई अगर पद को प्राप्त कर ले रहा है, वो असंवैधानिक रूप से किसी पद को प्राप्त किया है, तो उसकी व्यवस्था को न्यायिक पूर्वावलोकन के लिए व्यवस्था किया जाएगा। उन संविधान में आधारित आदर्शों का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह केवल संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। वह उनको आदर्शों, अगर संविधान में हमारे न्याय की स्वतंत्रता, न्याय की बात की गई प्रस्तावना में, और क्या कहते हैं स्वतंत्रता की बात की गई है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की गई, मूल ढांचा घोषित किया गया, अगर उन वो आदर्श हैं, उन आदर्शों को संविधान, सुप्रीम कोर्ट या भारत की कोई भी न्यायालय या संसद भी उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। समय समय पे इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट देता रहता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ना ए ना बी। अगला बताइए। गुड मॉर्निंग एस्पेरेंट करके जो हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से क्या सही है? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, क्या इसमें सही है क्या नहीं सही है? बताइए जल्दी से। देखिए, गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों में एक समान बात यह है, वो चाहते थे कि एक स्थिर गवर्नमेंट हो, स्थिर समाज हो। समाज में बहुत डायनेमिक चीजें वो पसंद नहीं करते थे, पहली चीज। दूसरा, वह मतलब कि वर्गहीन समाज, मतलब कि समाज में बंटवारा ना हो, वर्गहीनता का दबाव ना हो, जातिवाद ना हो समाज में, इसकी राज्य अलग अलग चीजों में बटे ना हो, इसकी बात करते हैं। अंतिम लक्ष्य राज्य विहीन समाज की स्थिर और सामान्य सरकार की बात इन्होंने की गई थी। ठीक है, सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका बताना है, क्या सही है क्या गलत है इसमें। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में बताना है। संविधान का भाग है किंतु एक अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव
नहीं है। ये बात सही है। देखिए, संविधान की उद्देशिका में जो 1973 में केशवानंद भारती केस जो आया, केशवानंद भारती जो केस था हमारा, उसमें 13 जजों के फैसलों ने, 13 जजों के फैसलों में इसको व्याख्या दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक, आज के सत्र में आप लोग को मजा आया होगा काफी। आप लोग अपने यार दोस्तों को भी इस सेशन से अवगत कराइए। इस सेशन में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कीजिए। एक ऑब्जेक्टिव सवालों की निरंतर इस पे पूरी टीम लगी हुई है, सवाल निकाले जाते हैं, उस पे अच्छे से देखा जाता है कि कौन सा सवाल की रिलेवेंसी कितनी है। तो आप इन सारी चीज़ों को देख के महसूस कर सकते हैं कि सेशन अच्छा चल रहा है, और अच्छा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो अपने यार दोस्तों को इसको भेज के लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, आप लोग सत्र में आए, आप सब लोग का स्वागत है, अभिनंदन के पात्र हैं आप सब लोग। इस चीज को बढ़ावा दीजिए। कल संडे है, कल द स्मार्ट विजन क्लासेस की मैराथन क्लासेस हैं। आप सब लोग उस चीज़ को ज्वाइन कीजिएगा, और भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एंड्रॉयड ऐप पे ये ऐप इंस्टॉल कीजिए। पूरी पेड क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे कई सारी क्लासेस हैं। हाँ, आपको उसमें ज्वाइन होइए। आपके CTET के लिए, UP TET के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको टीचर से संबंधित वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक, तो आज के, हाँ हाँ, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, क्वेश्चन का लेवल और भी अच्छा रहेगा। अभी तो हम कॉन्सेप्ट के साथ भी आएंगे, धीरे धीरे आपको हर चीज़ बताई जाएगी। ठीक, आप सब लोग का को शुभकामनाएं। आप लोग का दिन मंगलमय हो। अपने दिन का प्रारंभ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, और समाज में कल्याणकारी कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहिए। धन्यवाद।